तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो CO2 वाटर और मिनरल्स को कहाँ से लेंगे? जैसे CO2 को तो लेंगे एयर से और स्टोमेटा के थ्रू ले लेंगे, और पानी को, वाटर को कहाँ से लेंगे? सोल से। बट सोल से वो एंटर कैसे करेगा प्लांट में? रूट्स के थ्रू। और मिनरल्स को भी सेम सोल से ही लेंगे और वो एंटर करेगा रूट्स के थ्रू। ऐसे ही एक्वेटिक प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो वो CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे जो कि CO2 डिजोल्व हुई हुई है वाटर में, राइट। तो इस तरीके से प्लांट्स, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे वो एक्वेटिक हो, वो अपना खाना, जो अपना रॉ मटेरियल्स हैं वो गेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। तो हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल है? तो एसिड के बेसिकल 3 to 4 फंक्शंस जो इंपॉर्टेंट रहते हैं वो क्या रहेगा? एसिड से ही नाम से समझ में आ रहा है, अगर वो एसिड है, नेम द एसिड, वो कौन सा एसिड है आप सबको पता है, वो एसिड का नाम है HCl। तो स्टमक में जो HCl एसिड है वो सबसे पहले क्या करेगा? एसिडिफाइड द फूड। एसिड है तो फूड को तो एसिडिक बनाएगा ही, साथ ही उसको सॉफ्ट भी कर देगा। और अगर एसिड है तो वो किल द जम्स, जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल भी कर देगा। तो इससे वो जम्स वगैरह जो एंटर किए हैं फूड में वो उससे बच जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो पैप्सिन एंजाइम, जो पैप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला है, ये पैप्सिन तभी काम करता है, उसकी शर्त है कि जब वो खाना एसिडिक होगा तभी। मीन्स पैप्सिन एंजाइम को भी किसने एक्टिवेट किया, किसने कहा कि आपको काम करना है? वो एसिडिक ने कहा। एसिड जो था उसका मेन रोल रहा। तो एक्टिवेशन ऑफ पैप्सिन एंजाइम और किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एसिडिफाइंग द फूड एंड सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो यहाँ पे आप डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन बता रहे हैं। क्या करता है डाइजेस्टिव एंजाइम? कॉम्प्लेक्स फूड को, ये जो बहुत कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करके और सोल्यूबल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बना देता है, ठीक है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम ने कॉम्प्लेक्स को तोड़कर सिंपल में बना दिया। इसमें आप इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करिए इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? जैसे प्रोटीन एक एंजाइम की हेल्प से पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स फिर एंजाइम्स की हेल्प से पेप्टाइड्स, जो कि उसकी सिंपल फॉर्म है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो हुई प्रोटीन, प्रोटीन से सिंपल हो जाती है थोड़ी पेप्टोन्स, पेप्टोन से थोड़ी और सिंपल हो जाती है पेप्टाइड्स, और फिर बिल्कुल सिंपल फॉर्म हो जाती है एमिनो एसिड्स। तो मतलब बिल्कुल फाइन जो फॉर्म है, जो फाइनली मैं कहूँ वो एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये सारा एग्जांपल आपको देने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्रोटीन एंजाइम की हेल्प से एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे आप फैट को फैटी एसिड में दिखा सकते हैं, किसकी हेल्प से होता है? लाइपेज एंजाइम्स की। और भी अदर एग्जांपल्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम का ऐड कर सकते हो। वो ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को फर्दर ब्रेक डाउन करता है। तो मीन्स ये है कि कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम का एग्जाम्पल लेकर आप क्वेश्चन के अंदर आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। हाउ आर द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। तो डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे एब्जॉर्ब करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे मेन रीजन क्या होता है? उसमें से विलीज लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको हम विलीज बोलते हैं, या माइक्रो विलीज का मैं नाम कहूँ तो विलीज इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि फिंगर्स की तरह ऐसे सरफेस एरिया बढ़ा देगा और इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो रिचली सप्लाई टू द ब्लड कैपिलरीज। तो टेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, सरफेस एरिया लार्ज कर देता है, रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। सिमिलरली माइक्रोविलेज की मैं बात करूँ, साथ ही ये छोटे छोटे फाइन प्रोजेक्शंस होते हैं बाहर की तरफ निकले, जैसे जैसे हेयर्स होते हैं ना, सपोज जैसे आपने कभी पैरामीशियम में देखा हो, ऐसे छोटे छोटे हेयर्स से होते हैं, ऐसे माइक्रोविलीज होती हैं। तो ये आउट ग्रोथ करती हैं, ये भी सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करती हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट एडवांटेज डज द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म पोजेस ओवर द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का कैसे एडवांटेज रहता है एक्वेटिक के कंपैरेटिवली? तो दोनों का रिवर्स में लेकर, पैरेलल में लेकर चलेंगे। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली इनटेक कर लेते हैं एयर से ही ऑक्सीजन, जिसकी वैल्यू होती है 21%। वेयर एज द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जितनी उनको, देखो पानी में जो रहने वाले हैं, जितनी पानी में डिजोल्व हुई हुई ऑक्सीजन है उतना ही तो मिलेगा, वो कितनी रहती है? उसकी परसेंटेज रहती है लेस देन 1%। तो किसका रेशियो ज़्यादा हुआ? इसका, टेरेस्ट्रियल वाले का। सो अगर एक्वेटिक को ब्रीथ करना है तो उसको अपना ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेना होगा। ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा अपना ब्रीथिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा। सो द ब्रीथिंग रेट जो होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में वो फास्टर हो जाता है देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट वेज। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं इन विच द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी इन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो या ग्लूकोज को कैसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट वेज 3 हैं। तो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ये सेल है हमारा, सेल में सबसे पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जाएगा जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और वो टूट जाएगा ग्लूकोज किसमें, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। अब सेल के अंदर अदर सेल ऑर्गेनेलिज भी हैं, जिसमें सबसे फेमस आपको पता ही है माइटोकॉन्ड्रिया का हम बात करें। जैसे ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, थोड़ी सी एनर्जी बाहर रिलीज होगी, तो ये मूव करेगा माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस से क्या होगा, CO2, वाटर और एनर्जी में, देखो एनर्जी तो सब में मिलनी है बिकॉज ये रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन में आप सबको पता है कि एनर्जी तो बाहर आने ही वाली है, तो एनर्जी एक कॉमन फैक्टर रहेगा तीनों रिएक्शंस में क्योंकि ये रेस्पिरेशन की है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन कंप्लीट होगी और एंड प्रोडक्ट्स हो जाएंगे इसके CO2, वाटर और एनर्जी। जबकि मैं बात करूँ अगर लैक है, लैक से याद रहेगा लैक्टिक एसिड, बट ये रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होती है, ह्यूमन मसल सेल्स में। और अगर मैं बात करूँ एब्सेंस, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो उस केस में भी रेस्पिरेशन होता है, उसमें वो ग्लूकोज हम कहें इथेनॉल में, मतलब कोई अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 और एनर्जी बाहर आएगी। बट ये रिएक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। तो यीस्ट की हेल्प से इथेनॉल की कन्वर्जन होना, ह्यूमन मसल सेल्स में ऑक्सीजन की लैक होने से, लैक से याद रहेगा लैक्टिक, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से CO2, वाटर और एनर्जी। तो इस रिएक्शन को याद करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि फोटोसिंथेसिस का ये रिवर्स ही रहता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2, वाटर और सन एनर्जी से ग्लूकोज बन जाता है। अभी यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा और CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो दिस इज अ रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और लैक से याद रहेगा आपको लैक्टिक एसिड, और यीस्ट में ऑक्सीजन की एब्सेंस से रहेगा इथेनॉल या अल्कोहल का बनना। तो इसी रिएक्शन का एक नाम साथ फर्मेंटेशन हो जाता है यहाँ पर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन बींग्स। तो ऑक्सीजन और CO2 प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर, ये डिजोल्व होकर ही ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरी बॉडी में। तो होती कैसे हैं वो, ड्यूरिंग द इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पर। वो आपको प्रोसेस पता है कि एयर से हम जो भी है ऑक्सीजन कैसे एंटर करती है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स, फेरिंग से विंड पाइप, विंड पाइप से ब्रोंकाई, फिर लंग्स एंड एल्वोलीज, इस तरीके से ब्लड से होते हुए टिश्यू में जाती है। और रिवर्स पाथ रह जाएगा CO2 का कि वो CO2 हमारी बॉडी से ऐसे आउट हो जाता है। तो ये पाथ आप शो कर सकते हैं इसके अंदर, तो किसी भी उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर नोट्स के लिए, और यही क्वेश्चंस इसी इफेक्टिव वे में आप इसको एग्जाम में आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन द ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो सबसे पहले ना आप रेस्पिरेटरी ट्री को शो करिए यहाँ पर। रेस्पिरेटरी ट्री इंपॉर्टेंट है कि लंग्स जैसे डिवाइड होता है, पहले उसकी ब्रांचेज होती हैं, ब्रोंकाई बोलेंगे, ब्रोंक्योलीज, एंड देन जो फर्दर डिवीजन होता है बैलून लाइक जो गुब्बारे की तरह दिखता है, वो एल्वियोली स्ट्रक्चर रहता है। तो मेन इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज का यहीं रहेगा एल्वियोलीज का। वो कैसे रहता है, पहले लंग्स के बारे में बता दीजिए। हमारे 2 लंग्स हैं, वो कहाँ प्रेजेंट हैं, उनकी लोकेशन रहेगी थोरेसिक कैविटी में, उनके बाहर एक कवर्ड मेम्ब्रेन है विच इज़ नोन एज प्लूरा मेम्ब्रेन, और लास्ट में लंग्स के एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ बात कर रही थी, इसको हम एल्वियोलीज बोलते हैं। इनका क्या काम होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। अब एल्वियोलीज है, एल्वियोलीज आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज, चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज हैं, तो जो भी इसने O2 देना है ये ब्लड को दे देगा, और ब्लड से वापस क्या ले लेगा, CO2। तो O2 लेना, CO2 देना, CO2 लेना और O2 देना, सॉरी, तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो पाता है। तो ये किस वजह से हुआ, क्योंकि इसकी वॉल्स बहुत थिन है, तो इजी एक्सचेंज हो जाता है। और इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज है, तो मैं बोलूँगी एक्सटेंसिव ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है इसके चारों तरफ। तो ये एल्वियोलीज के मेन स्ट्रक्चरल पॉइंट हो जाएंगे। इस तरीके से लंग्स में डिजाइनिंग की जाती है, किसके लिए, एक्सचेंज गैसेस के लिए। तो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि उसकी वॉल्स थिन होनी चाहिए ताकि गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से हो सके, सरफेस एरिया बढ़ा सके, वो बैलून लाइक है, इलास्टिक वॉल्स हैं इसकी, ताकि वो सरफेस एरिया बढ़ा सके, ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज कर सके। और एक्सचेंज इजी कब हो जाएगा, जब चारों तरफ वो ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होगा, मतलब अच्छे से। तो एक्सटेंसिव ब्लड कैपिलरीज उसके नेटवर्क इसके सराउंडेड होगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ
ट्रांसपोर्ट इन द ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो आपको पता है हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ, इनमें आप थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपसे ज़्यादा ना हो रहा तो आप लिम्फ को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको आरबीसी का पता ही है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर चलती है। डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, फाइट करने का काम करता है हमारी बॉडी में। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। ऐसे ब्लड वेसल्स 3 तरह की ब्लड पाइप्स हैं, आर्टरी, वीन्स और ब्लड कैपिलरीज। आर्टरीज जो कि हार्ट से बॉडी में ब्लड को लेकर जाती है, वीन्स रिवर्स करेंगी बॉडी से ब्लड को हार्ट पर लेकर जाएंगे, उन दोनों के बीच में एक्सचेंज करती हैं। ब्लड कैपिलरीज यानी किसी भी ब्लड को सेल से एक्सचेंज करने का काम कौन करता है, ये ब्लड कैपिलरीज। इस तरीके से आप लिम्फ का भी थोड़ा फंक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हार्ट तो आपको पता ही है कि पंपिंग है, रिसीविंग ऑर्गन है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर 3 मार्क्स का है तो थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देंगे, 2 का है तो दैट इज़ इनफ। नेक्स्ट है वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है। आप सबको पता है मैमल्स और बर्ड्स में वार्म ब्लडेड होता है और वो वार्म ब्लडेड को अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको पता है रेस्पिरेशन से एनर्जी मिल रही है, रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तो मीन्स बेसिकली ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए ना। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, वो हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें ऑक्सीजन से ही पूरी होगी। तो इसीलिए अगर ऑक्सीजन सेपरेट मिलेगा, अच्छे से मिलेगा मुझे, तो ज़्यादा अच्छे से हमारी बॉडी वर्क कर पाएगी, ज़्यादा एनर्जी मिल पाएगी हमें। सो नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम का मेन रोल रहता है। जाइलम में वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होता है, बाय दिस 2 मेन कंडक्टिंग एलिमेंट रहेंगे, ट्रैकेट्स और वेसल्स। अदरवाइज पैरेन्काइमा और वेसल फाइबर्स, सॉरी यहाँ पे फाइबर्स आएगा, फाइबर्स का भी रोल रहता है। ऐसे फ्लोएम में फूड का कंडक्शन रहता है विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, दीज 2 आर द मेन कंडक्टिंग चैनल्स। अदरवाइज पैरेन्काइमा और फाइबर का भी पूरा सपोर्ट रहता है स्टोरेज और सपोर्ट प्रोवाइड करने में। तो ये दोनों आप जाइलम और फ्लोएम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द वाटर ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स। तो इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि रूट हेयर से सबसे पहले कॉर्टेक्स में, फिर एंडोडर्म्स में, एंडोडर्म से फिर जाइलम में, जाइलम से होता हुआ वो जाएगा ऊपर लीफ में। तो लीफ में सबसे ऊपर टॉप पे भी स्टोमेटा होते हैं, नीचे भी स्टोमेटा होते हैं। इन स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन होता है सॉरी। तो ट्रांसपीरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से एक खिंचाव बनता है, एक पुल बनता है, एक नेगेटिव प्रेशर कहूँ मैं, ऊपर की तरफ है तो नेगेटिव है ना कि नीचे से ऊपर जाता है। जैसे आप स्ट्रो से पानी पीते हैं या जूस लेते हैं, स्ट्रो से ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो वही है, हम लोग ऊपर से पुल कर रहे हैं ना उसको। तो ये ऊपर की तरफ पुल किस वजह से आ रहे हैं, यहाँ कोई स्ट्रो, तो यहाँ कोई हम तो नहीं बैठे, तो यहाँ पे वो ट्रांसपीरेशन एक खिंचाव बनाएगा जिस वजह से पानी नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा। तो बेसिक 3 स्टेप्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन और असेंट ऑफ सैप का। दिस सैप मतलब डिजॉल्विंग वाटर, डिजॉल्विंग मिनरल्स का ऊपर की तरफ चढ़ जाना, इसको हम असेंट ऑफ सैप बोलते हैं। और ये किस वजह से होता है, डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव प्रेशर की वजह से। इसमें आप कोहेजन एडिशन का कंसेप्ट भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही ये बताएंगे नेगेटिव प्रेशर ऑफ वाटर जिसकी वजह से एक अपवर्ड पुल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से, जिसको हम बोलेंगे क्या, ट्रांसपीरेशन पुल, क्योंकि ये जो खिंचाव आ रहा है, जो पुल आ रहा है ड्यू टू ट्रांसपीरेशन है। सो ये ट्रांसपीरेशन टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेड ऑफ वाटर इन द प्लांट्स। गुड बाय।